नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हमारा जो पहला वीडियो है वो केवल परिभाषा खंड तक रहा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हमने जो बात अभी तक की है वो हमने बात की थी केवल जो हमने संवैधानिक प्रावधानों को देख लिया था, संविधान की अनुसूची को हमने देख लिया था और उसके बाद हमने इसकी उद्देशिका को देखा था और परिभाषा खंड की हमने बात कर ली थी। तो चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया था। टोटल इसमें 4 चैप्टर हैं। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर 2 पे हम बात करेंगे क्योंकि हमने इसकी जो अधिनियम में परिभाषा है वो भी कवर कर ली थी। तो चैप्टर 2 जो इसका है वो बात करता है केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियाँ। केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियाँ, और ये जो है एलएलबी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में बात की गई है धारा 3 में। केंद्रीय सरकार की कार्य जो ये धारा 3 कहती है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। तो इसकी उपधारा जो 3 की उपधारा 1 है उसमें बात की गई है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वो पर्यावरण संरक्षण की और उसकी क्वालिटी में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक समझे। यानी कि केंद्र सरकार को ये शक्ति देती है धारा 3 की उपधारा 1 कि वो पर्यावरण संरक्षण, उसकी क्वालिटी में सुधार, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं वो कर सकती है केंद्रीय सरकार। ये बात की गई है धारा 3 की उपधारा 1 में। फिर बात की गई है उपधारा 2 में विशिष्टता और उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपाय कर सकता है। यानी कि अब विषय बता दिए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिनके बारे में केंद्रीय सरकार उपाय कर सकती है। तो आगे हम देखते हैं। तो पहला उपाय राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की क्या कर सकती है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई का समन्वय और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादन करना और पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी क्वालिटी के मानक अधिकथित करना और विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन और निस्तारण के लिए मानक अधिकृत करना। परंतु ऐसे स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन, निस्तारण की क्वालिटी सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न स्रोतों से उत्सर्जन या निस्तारण के लिए इस खंड के अधीन भिन्न भिन्न मानक अपकथित किए जा सकते हैं। और जो 5वां है वो बात करता है कि उन क्षेत्रों का निर्बंधन जिसमें कई उद्योग संक्रियाएं, प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे, कुछ रक्षा उपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे। अगली बात की जा रही है ऐसे दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया और रक्षा उपाय अधिकथित करना और उसने पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचार अपकथित करना इसका उद्देश्य है। फिर हम बात करेंगे, जो अगली बात की गई है कि पर संकट पदार्थों को हथलाने के लिए प्रक्रिया और रक्षा उपायों को अपकथित करना और ऐसे विनिर्माण प्रक्रियाएं, सामग्री और पदार्थों की परीक्षण करना और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली संभावनाओं के लिए जो है शक्ति है। और अगली जो शक्ति है जो बात की गई है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करने और प्रयोजित करने के लिए परिसर और संयंत्र लगा होगा, उपसागर, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रिया सामग्री या पदार्थों या निरीक्षण करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों या व्यक्तियों को आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देना जो पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो काम की जा सकती हैं पर्यावरण केंद्रीय सरकार के
द्वारा। फिर हम इसकी उपधारा 3 देखेंगे। जब 3 की उपधारा 3 में क्या कहा गया है कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसा करना समाचीन या आवश्यक समझती है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम में केंद्र सरकार को ऐसी शक्तियां और कृत्यों के जिनके अंतर्गत धारा 5 के अधीन निर्देश देने की शक्ति भी है, प्रयोग और निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय के बाबत उपाय करने के लिए आदेश में उल्लिखित किए जाएं। प्राधिकरणों और ऐसे नामों से संगठन कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए। तो एक तरीके से यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जो भी नियम कानून बना सकती है उनके विषय के बारे में बताया गया है। और इस धारा में केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या काम कर सकती है और उससे संबंधित क्या है प्राधिकरण का भी गठन कर सकती है, इसके बारे में बात की गई है। तो अगली धारा हम धारा 4 में बात करेंगे कि धारा 4 कहती है अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी जो शक्ति और कृत्य क्या है। तो केवल इसकी हेडिंग आपको याद रखना है कि धारा 4 में क्या कहा गया है। अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों और कृत्यों की बात कहाँ की गई है, तो बात की गई है धारा 4 में। अगली धारा हम देखते हैं धारा 5 जो निर्देश देने की शक्ति की बात की रखी। केंद्र सरकार निर्देश देने की शक्ति की बात कहाँ पे की गई है, तो धारा 5 में। हमारी जो धारा इंपॉर्टेंट है ये 5A बात करती है राष्ट्रीय अधिकरण को अपील, यानी कि जो कोई राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात धारा 5 के अधीन जारी किन्हीं निर्देशों से व्यथित है और राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अधिकरण को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपील फाइल की जाती है। यानी कि जो भी व्यक्ति जो धारा 5 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति है वो वो अपील कर सकता है, वो राष्ट्रीय अधिकरण में अपील कर सकता है। और राष्ट्रीय अधिकरण वो कौन सा होगा, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की धारा 3 के अंतर्गत गठित किया गया है। तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। फिर धारा 6 में बात आपको पढ़ना है कि धारा 6 में क्या बात की गई है। धारा 6 में जो बात की गई है वो है पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम। तो विनियमन करने के लिए नियम की बात कहाँ पे की गई है, तो धारा 6 में। केवल आपको यहाँ से हेडिंग याद करना है, अंदर जाके कुछ आपको नहीं पढ़ना है। फिर बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में जो बात की गई है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन की बात की गई। 3 चीज़ों की बात की गई है यहाँ पर, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। तो जो धारा 7 में क्या बात की गई है, धारा 7 में बात की गई है उसको हम देखते हैं कि उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्तारण न होने देना। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उद्योग चलाता है, क्या चलाता है, उद्योग चलाता है या कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है, तो ऐसे मानकों से अधिक जो विहित किए गए हैं किसी पर्यावरण प्रदूषक का निस्तारण या उत्सर्जन नहीं करेगा अथवा निस्तारण या उत्सर्जन की अनुज्ञा नहीं देगा। तो यानी धारा 7 क्या बढ़ती है, उद्योग जो चलाते हैं, जो संक्रियाएं चलाई जा रही हैं, उसमें व्यक्ति क्या करेगा, जितना भी मानक बताया गया उस मानक से अधिक क्या है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकता है। ये बात की गई है धारा 7 में। फिर अगली बात की गई है धारा 8 में। क्या बात की गई है इसको देख लेते हैं। धारा 8 कहता है कि पर संकटमय पदार्थों को हथलाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधित रक्षा उपायों का पालन किया जाना। कि कोई भी व्यक्ति किसी परिसंकटमय पदार्थ को ऐसी प्रक्रियाएं के अनुसार ऐसे रक्षा उपायों का अनुपालन करने के पश्चात ही विहित किए जाएंगे, हथलाना और उन्हें अन्यथा नहीं। यानी जो भी प्रक्रिया विहित की गई है उसके द्वारा ही पालन किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ये बात कही गई है धारा 8 में। धारा 9 क्या बात करती है देख लेते हैं एक बार। धारा 9 कहती है कि कुछ मामलों में प्राधिकरण और अधिकरणों को जानकारी दिया जाना। यानी प्राधिकरण और अधिकरण को जानकारी देने की बात की गई है, वो धारा 9 में बात की गई। तो कौन से ऐसे कुछ मामले हैं उनको हम देख लेते हैं। धारा जो 9 की उपधारा 1 है कि जहाँ किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित कार्य घटनाओं के कारण किसी पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण विहित मानकों से अधिक होता है या होने की आशंका है, वहाँ ऐसे निस्तारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उस स्थान का
जहां ऐसे निस्तारण होना है या होने की आशंका है, भार साधक व्यक्ति ऐसे निस्तारण के परिणाम हुए पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने और उसे कम करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे प्राधिकरणों को या अधिकरणों को विहित किए जाएंगे। ऐसी घटना के तथ्य की या ऐसी घटना की आशंका की जानकारी तुरंत देगा। क्या देगा? तुरंत देगा। ये बात कही गई है। फिर अगली जो बात कही गई, यदि अपेक्षा की जाए तो सभी सहायता देने के लिए आबद्ध होंगे। उपधारा जो 9(2) में कहा गया है कि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार की किसी घटना के तथ्य की या उसकी आशंका के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, चाहे ऐसी सूचना उपधारा के अधीन जानकारी द्वारा मिले या अन्यथा मिले, विनिर्दिष्ट प्राधिकरण या अभिकरण यथासाध्य शीघ्र ऐसे उपचार उपाय करेगा और पर्यावरण प्रदूषण निवारण के लिए जो भी होगा उसे काम करने के लिए आवश्यक है काम करेगा। तो बात कहाँ पे की गई है? धारा 9 में क्या बात की गई है? कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों की जानकारी दिए जाने की बात धारा 9 में की गई है। तो ये धारा आप सभी को समझ में आई। अगली धारा हम देखते हैं। अगली धारा है जो धारा 10 बात करती है। धारा 10 करता है प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्तियाँ। तो केवल इसको आपको हेडिंग याद करनी है कि प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्तियों की बात कहाँ की गई है, तो धारा 10 में बात की गई है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, डायरेक्ट आप अगर इसका इंडेक्स भी तैयार कर लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति की बात कहाँ पे की गई है? धारा 10 में बात की गई है। अगली धारा है नमूना लेने और शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बात कहाँ की गई है? धारा 11 में बात की गई। तो केवल आपको यहाँ से हेडिंग याद करना है कि नमूना लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण करने की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बात कहाँ की गई है? धारा 10 में। अगली हमारी जो धारा है 12 पर्यावरण प्रयोगशालाएँ। पर्यावरण प्रयोगशाला एक बार ये सेक्शन पूछेगी कि पर्यावरण प्रयोगशाला की बात किस धारा में की गई है, तो धारा 12 में बात की गई है। धारा 13 आपको देखना है। यहाँ से केवल हेडिंग देखनी है, अंदर की बात तो उनसे क्वेश्चन नहीं आता है। धारा 13 क्या बात करती है? सरकारी विश्लेषक की। धारा 12 से अगर क्वेश्चन आएगा कि सरकारी विश्लेषक की बात कहाँ पे की गई है, तो धारा 13 में। और सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट की बात कहाँ पे की गई है? धारा 14 में। धारा 14 में किसकी बात की गई है? सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट। फिर धारा 5 जो है, धारा 15 आपको पढ़ना है कि विनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंध के उल्लंघन के लिए सख्ती। यानी कि अगर जो अधिनियम के तहत जो नियम हैं, आदेश हैं, निर्देश हैं, उनको अगर उल्लंघन करोगे तो उसके लिए दंड की बात कहाँ पे की गई है या सख्त की बात कहाँ की गई है? वो बात की गई धारा 15 में। एक बार इस धारा को देख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या निर्देशों में किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, ऐसी प्रत्येक असफलता उल्लंघन के संबंध में कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो गई, ये दंड आपको याद रखना है, 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक हो सकेगा। ये जुर्माना पूछा गया है, तो जुर्माना कितना है? या तो दंड उसको 5 लाख रुपये मिलेंगे या जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक के हो सकेगा। कितना हो सकता है? 1 लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों। और यदि ऐसी असफलता या उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने में जो ऐसी प्रथम असफलता के उल्लंघन के लिए 2 शुद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है 5,000 रुपये तक के हो सकेगा। यानी कि ये धारा बात करती है कि जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत आपको नियम, निर्देश, आदेश दिए गए हैं, अगर उसका अनुपालन करते हो, उसका अगर उल्लंघन करते हो तो आपको 5 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है या जुर्माना दिया जा सकता है जो 1 लाख रुपया तक हो सकता है, या दोनों चीज़ें आपको देने के लिए बोला जा सकता है। अगर आप जुर्माना दिया गया उसके बाद आप जुर्माना नहीं भरते हो तो प्रत्येक दिन आपको 5,000 रुपये तक का जो है अतिरिक्त जो है, जितने दिन आप असफल रहेंगे देने में, तो 5,000 रुपया पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि कितने दंड की बात की गई है? 5 वर्ष की और 1 लाख रुपया जुर्माना। क्लियर हो गया सभी को? तो केवल आपको यहीं से ये याद करना है। फिर 15(2) देखते हैं। 15(2) क्या कहती है कि यदि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन 2 सिद्धि की तारीख के पश्चात 1 वर्ष की अवधि से आगे की भी चालू रहता है तो अपराधी की कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक, यानी 1 साल से ज़्यादा अगर एक बार अपराधी उल्लंघन करता रहता है तो उसको 7 वर्ष तक की सज़ा हो जाएगी। ये भी बात कही गई है 15(2)
2 में। फिर कंपनियों द्वारा अपराध, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कंपनियों द्वारा अपराध की बात कहाँ पे की गई है, तो अधिनियम की जो धारा है 16 में बात की गई है कंपनियों द्वारा अपराध। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी के सीधे भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के लिए भागी होंगी। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि यह साबित कर देता है कि अपराध की जानकारी के बिना किया गया है, उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण सम्यक तत्परता बरतते हुए की है। फिर बात की जाएगी 16(2) में। 16(2) में क्या कहेगा कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित किया गया हो सकता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमत या मौनानुगता से किया गया है, या उस अपराध का किए जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना गया है, तो निदेशक या प्रबंधक या सचिव अन्य अधिकारी भी इस अपराध का दोषी हो समझा जाएगा, तदनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रधान सचिव और उसके बारे में बात की। कंपनी के अपराध के बारे में आपसे केवल यहाँ पे केवल ये पूछा जाएगा कि कंपनी के अपराध के संबंध में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कहाँ पे बात की गई है, तो धारा 16 में बात की गई है। फिर हम बात करेंगे सरकारी विभागों द्वारा अपराध। अगर कोई सरकारी विभाग अपराध करता है तो उसकी बात कहाँ पे की गई है, धारा 17 में बात की गई है। केवल आपको यहाँ पर हेडिंग याद करना है। और इसके अंतर्गत अगर कोई दंड की बात की गई है तो दंड के बारे में हम क्या है यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगला जो अंतिम चैप्टर है इस अधिनियम का, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ये क्वेश्चन पूछा जाता है धारा 18, एक बार आप सभी लोग टिक कर लीजिए कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए आदेशों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने वाली आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक डिग्री सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य के अधिकारी अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी। अगर सद्भावनापूर्वक कोई अधिकारी कार्य कर रहा है तो उसको जो है किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। और यही बात आईपीसी की जब सेक्शन आप पढ़े थे, आईपीसी के सेक्शन 79 और 76 में भी ऐसे ही वहाँ पर साधारण अपवाद में व्यक्ति को क्या किया जाता है, छूट प्रदान की जाती है। तो इस अधिनियम की धारा 18 में भी बात ऐसी ही की गई है जहाँ पे छूट प्रदान की गई है। फिर अपराधों का संज्ञान के बारे में बात कहाँ की गई है, तो अपराधों के संज्ञान के बारे में धारा 19 में बात की गई है। धारा 19 क्या कहती है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो अपराधों का संज्ञान, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए परिवाद पर ही किया गया, अन्यथा नहीं। किस कैसे परिवाद पर करेगा, एक तो केंद्र सरकार, जो आपको बात 19 क्या कहती है कि केंद्रीय सरकार उस सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा अगर कोई किया जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति से कम 60 दिन की सूचना केंद्रीय सरकार या पूर्वोक्त में प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को दे दी गई है, तभी उसका क्या होगा, अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। फिर 20 में बात क्या की गई है, जानकारी, रिपोर्टों या विवरणियाँ, यानी कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संबंध में समय समय पर किसी व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण से अपने या किसी विहित प्राधिकरण या अधिकारी से रिपोर्ट, विवरणियाँ, आंकड़े, लेखे और जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगी। और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या राज्य सरकार, अन्य प्राधिकरण ऐसे के लिए आबद्ध हैं। तो ये बात कहाँ पे की गई है, 20 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 20 में क्या बात की गई है, बात की गई है जानकारी, रिपोर्टों और विवरणियों के बारे में। धारा 21 क्या बात करती है, धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। तो ये बात कहाँ पे की गई है, धारा 21 में। और लोक सेवक इंडियन पेनल कोड में भी धारा 21 में ही परिभाषित किया गया है।
यानी कि जो भी प्राधिकरण धारा 3 के अंतर्गत यहाँ पे गठित किया गया है, उस गठित अधिकरण में जो भी सदस्य होंगे, कर्मचारी होंगे, वो लोक सेवक कहलाएंगे। ये बात कहती है धारा 21। क्लियर हो गया आप सभी को। फिर धारा 22 क्या कहती है? अधिकारिता का वर्जन। अधिकारिता का वर्जन की बात करती है। तो ये बात करती है धारा 22, किसी सिविल न्यायालय को केंद्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या उसके अधीन कृत्य के संबंध में की गई किसी बात या कार्रवाई या निकाले गए आदेश या दिए गए आदेश के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। यानी कि कोई सिविल न्यायालय, केंद्रीय सरकार या अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत जो भी आदेश उसमें निकाला जाएगा तो उसके सुनने की क्या है? अधिकारिता नहीं होगी। यह बात करती है धारा 22। धारा 23 क्या बात करती है? प्रत्योजन करने की शक्ति। तो धारा प्रत्योजन करने की शक्ति यानी धारा 3 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार राजपत्र पद में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए यानी बताई जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को इस शक्ति को छोड़कर धारा 3(3) के अधीन किसी प्राधिकरण का गठन करने और धारा 25 के अधीन नियम बनाने के लिए जो आवश्यक, समुचित या जरूरी समझे किसी अधिकारी या राज्य सरकार के प्राधिकरण को प्रत्योजित कर सकती है। यानी कि केंद्रीय सरकार क्या कर सकती है? वो शक्ति दे सकती है। ये बात की गई है धारा 23 में। धारा 24 में बात की गई अन्य विधियों का प्रभाव। अन्य विधियों के प्रभाव के बारे में क्या की गई है कि उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम और अधिनियम बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित में उसकी असंगत किसी बात के होते भी प्रभावी नहीं होंगे। यानी किसी अधिनियम से अगर बात ये क्या होंगे? असंगत होंगे तो उस पर प्रभावी नहीं होंगे। ये बात करती है धारा 24। फिर अगली हम बात करेंगे, अगला जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे धारा 25। तो नियम बनाने की शक्ति कहाँ पे? कि कई बार अधिनियमों में जो नियम बनाने की शक्ति है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो धारा 25 में नियम बनाने की शक्ति की बात की गई है और यहाँ पर केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है धारा 25 में। तो इसकी लास्ट धारा हम देखेंगे अधिनियम में। लास्ट धारा है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम केंद्र सरकार बनाएगी वो क्या कर, जो 25 के अंतर्गत वो संसद के समक्ष रखी जाएगी। ये बात की गई। तो इस तरीके से ये एक्ट हमारा समाप्त होता है। लेकिन इस एक्ट से संबंधित जो मैंने नोट्स बनाया है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके नोट्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं और केवल यही बातें आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो यह अधिनियम का उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता है कि पर्यावरण को रोकना, नियंत्रित करना और समाप्त करना, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और पर्यावरणीय आपदाओं के प्रति शीघ्र और अप्रभावी का प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। फिर हम बात करेंगे कि अधिनियम के इतिहास, कैसे ये अधिनियम बना। तो इस अधिनियम की इतिहास के पीछे क्या है? 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का घटना का होना। तो पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए ये अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उससे बहुत ज़्यादा जनमान हानि की नुकसान हुई थी। तो इस अधिनियम का जो एक्ट नंबर आपको सभी को बता ही दिया था कि एक्ट नंबर जो है 29 है और ये 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम की जो परिवर्तन की तिथि है 19 नवंबर 1986 है। क्या है? 19 नवंबर 1986। और इस अधिनियम को जो बनाया गया तो किस आर्टिकल के संवैधानिक आधार पर बनाया गया? तो आर्टिकल 253 के तहत भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए ये जो अधिकार है वही अधिकार का प्रयोग करते हुए ये अधिनियम बनाया गया। तो किस आर्टिकल के द्वारा? 253 के द्वारा। और आपने देखा था कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में भारत ने भाग लिया था, जून के महीने में हुआ था। तो उसी को प्रभावी करने के लिए, लागू करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय करारों के संबंध में जो भी समझौते होते हैं उसके लिए अधिनियम भारत सरकार बना सकती है, वो पावर देता है आर्टिकल 253। ये बहुत बार पूछा गया आर्टिकल 253, ये आप लोग याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको लगा लीजिए। 101% ये बातें आपको याद होनी चाहिए और ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करेंगे अधिनियम की संरचना। कुल चैप्टर 4 हैं, धाराएं 26 हैं और प्रारंभिक जो इसका चैप्टर था वो प्रारंभिक 1 से 2 तक था।
दूसरी बात, केंद्र सरकार की समान शक्तियों के बारे में बात की गई थी 3 से 6 में, और पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की बात जो की गई थी चैप्टर नंबर जो है 3 में बात की गई थी 7 से 17 तक, और अंतिम जो इसका चैप्टर था जो विविध के बारे में बात करता था धारा 18 से 26 तक। तो ये इसकी संरचना थी, आप सभी को बता ही दिया है, एक बार हम इसका रिवीजन करा रहे हैं। तो प्रमुख धाराएं जो इसमें आपको याद रखनी है, धारा 3 याद रखनी है, केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार जो है वो धारा 3 में दी गई है। धारा 5 में जो है केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति, उद्योग या प्राधिकरण को निर्देश देने का अधिकार है, ये भी आपको तैयार रखना है। धारा आपको जो तैयार करनी है धारा 3, धारा 5 और धारा 7। धारा 7 क्या कहती है, किसी भी उद्योग या प्रक्रिया द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण का उत्सर्जन निषिद्ध करना, धारा 7 कहती है। धारा 8 क्या बात करती है, खतरनाक पदार्थों को संभालने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनिवार्य किया जाना। धारा 9 जो कहती है कि आपातकालीन स्थितियों में अधिकारियों को सूचना प्रदान करना अनिवार्य होना, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया। धारा 10 जो निरीक्षण और प्रवेश करने का अधिकार देता है, वो अधिनियम की धारा जो है 15 जो दंड की बात करता है, आप सभी को बता दिया कि दंड की जो बात है इसमें 5 वर्ष की बात की गई है, 1 लाख रुपया जुर्माना है, और अगर 1 साल से अधिक करता है तो 7 वर्ष तक के दंड का प्रावधान करता है। और अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, लगातार उसके लिए चूक कर रहा है, तो जितने दिन वो नहीं देगा एक बार जुर्माना डिसाइड होने में, तो 5,000 रुपये अतिरिक्त दिन के हिसाब से पेमेंट करेगा। ये भी मैंने आपको बात बता दी। फिर जो न्यायिक प्रमुख डिसीज़न है उसको हम देखेंगे। तो वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1986 का केस है। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996 का केस है, जो तमिलनाडु में चमड़ा उद्योग द्वारा प्रदूषण से संबंधित केस है। तो केवल इसी तरीके से पूछा जाता है कि वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ का मामला जो है मैच करिए किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु में चमड़ा उद्योग से द्वारा प्रदूषण से संबंधित है। और इसी में जो निर्णय दिया गया था और इसी में बात की गई थी सतत विकास की और एतिहाद सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, एतिहाद बरतने की बात कही गई थी और सतत विकास की मान्यता इसी केस में दी गई थी। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1996 का केस है। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ तमिलनाडु में चमड़ा उद्योग से संबंधित था और ये सतत विकास और एतिहाद सिद्धांत को मान्यता इस केस में दी गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला जो हमारा केस है वो है MC मेहता बनाम भारत संघ, जो गंगा प्रदूषण मामले के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1988 का केस है। गंगा नदी में प्रदूषण से संबंधित ये केस था और इस केस में क्या कहा गया था कि उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण और उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए थे। यानी जो भी उद्योग जो गंगा में डायरेक्ट गिरते थे और उनसे गंगा प्रदूषित होती थी, तो उसमें बताया गया था कि उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए थे, वो अपनाने के लिए बात कही गई थी। और ये केस था MC मेहता बनाम भारत संघ 1988। फिर अगला केस MC मेहता का ही है, वो है MC मेहता बनाम भारत संघ वायु प्रदूषण मामले के नाम से आना है। 1991 वाला केस है जो वायु प्रदूषण से है। और आज अभी जो आपने पढ़ा था वो केस क्या था, वो था MC मेहता का 1988 का, जो है गंगा प्रदूषण मामले से संबंधित है। अगली बात हम करेंगे, ये जो केस था ये दिल्ली में वायु प्रदूषण संबंधित था और ये वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों के आदेश से संबंधित केस था, जो 1991 का केस है MC मेहता का। अगला जो केस है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996। इसका जो विषय था औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित था और इसमें बात की गई थी, पर इसमें जो सिद्धांत निकल के आया था इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996 केस में प्रदूषण भुगतानकर्ता सिद्धांत लागू किया गया था और ये सिद्धांत इसी में निकल के आया था। तो अगली बात हम करेंगे सुब्रमण्यम बालाजी बनाम भारत संघ 2013। ये भी पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन से संबंधित है, यानी कि इसमें निर्णय दिया गया था कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का निर्देश किया, यानी सुदृढ़ हो उसके बारे में निर्देश दिया गया था इस केस में। तो ये कुछ प्रमुख केस थे इस एक्ट के संबंध में, इसके बारे में हम बात कर लिए हैं। अगली बात हम करेंगे कुछ UGC नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित इस एक्ट से।
कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो उसमें तो बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसमें जो पूछा गया वो बात हम की गई हैं। धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए आवश्यक सभी उपाय करने का अधिकार है, जैसा कि मानकों का निर्धारण, निर्देश जारी करना और निरीक्षण करना, ये उसको अधिकार है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रदूषण भुगतानकर्ता सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया था। प्रदूषण भुगतानकर्ता सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, जो आपको अभी मैंने बताया। फिर एक जो क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कितने अध्याय और धाराएं हैं। तो 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था और ये यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था। अगली बात हम करेंगे कि सतत विकास और एहतियात सिद्धांत को किस मामले में मान्यता दी गई थी। सतत विकास और एहतियात के सिद्धांत को वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ के केस में दी गई थी। ये भी आपको तैयार करके रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं। तो समग्र दृष्टिकोण अगर इसका देखा जाए तो यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा के लिए एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। और केंद्र सरकार की जो शक्ति है, केंद्र सरकार को पर्यावरण मामलों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने की शक्ति इस अधिनियम में दी गई है। और इस अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है, जैसा कि आपने देखा कि 5 वर्ष का कठोर दंड की बात और 1 लाख रुपये जुर्माने तक की बात इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। फिर हम कुछ इसके नवीनतम घटनाक्रम हैं, जैसे हावड़ा नगर निगम पर जुर्माना लगाना। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी जो हमारा जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ने हावड़ा नगर निगम पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया। यह मामला जो है बेलगछिया लैंडफिल के कुप्रबंधन से संबंधित था। ये हाल ही का मामला है। हो सकता है यूजीसी नेट एक बार आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले। फिर हम बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, क्योंकि इस सिद्धांत भी आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला सिद्धांत है सतत विकास का सिद्धांत, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सिद्धांत है आपका। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है। यह सिद्धांत कहता है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, बिना आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए। यानी ये सिद्धांत क्या कहता है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और बिना आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए। यह सिद्धांत पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। और इस पे जो प्रमुख केस है, जो आप सभी को मैंने बता भी दिया है, प्रमुख केस है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1986। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को भारत के पर्यावरणीय कानून का अंग माना था। और ये अधिनियम है, इस अधिनियम की अधिनियम इसका जो संबंध है अधिनियम की धारा 3 में, जो केंद्र सरकार को सतत विकास के लिए आवश्यक उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आपका पहला एक सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत आपका है एहतियात का सिद्धांत। और ये सिद्धांत कहता है कि जहाँ पर्यावरणीय क्षति की संभावना हो वहाँ वैज्ञानिक प्रमाण की प्रतीक्षा किए बिना रोकथाम की जानी चाहिए। यानी संभावित खतरे की स्थिति में पहले से कदम उठाना अनिवार्य है, एहतियात की बात बताता है। यानी ये सिद्धांत क्या कहता है कि पर्यावरण क्षति की संभावना हो वहाँ वैज्ञानिक प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उससे पहले ही रोकथाम की जानी चाहिए और संभावित जो भी खतरे हैं, खतरे की स्थिति में पहले से कदम उठाना अनिवार्य है, ये बात कही गई थी। और इस पे जो संबंधित, इस सिद्धांत पे जो संबंधित जो केस है वो हम सभी देखते हैं। इस पे जो केस है एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम एमवी नायक का केस है। एपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम एमपी नायक 1999 का केस है। इस केस में कोर्ट ने माना कि सरकार को संभावित प्रदूषण के विरुद्ध पहले से ही कार्रवाई कर दी चाहिए। इस केस में क्या माना कोर्ट ने कि सरकार को संभावित प्रदूषण के विरुद्ध जो है पहले से कार्रवाई करना चाहिए। और ये जो धारा है 5 पे आधारित ये केस है। और धारा 5 में शक्ति दी गई है, केंद्र सरकार निर्देश देकर ऐसे खतरों को रोक सकती है, जो अधिनियम की धारा 5 कहती है। अगली बात हम जो करेंगे, अगला जो हमारा सिद्धांत है वो प्रदूषण भुगतान करेगा का सिद्धांत है, यानी कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है। यह सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति
या उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है वह उसकी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है। जो पर्यावरण प्रदूषण भुगतान करेगा का सिद्धांत है, ये कहता है कि जो व्यक्ति उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है वह उसकी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें नुकसान की जो सफाई, बहाली और मुआवजा भी शामिल है। यानी कि जो भी व्यक्ति नुकसान पर्यावरण को पहुंचाएगा, चाहे वो कोई संस्थान हो, कोई संक्रिया हो, कोई भी उद्योग हो, अगर वो पहुंचाएगा तो उसी को भुगतान करना होगा, उसी को उसको पर्यावरण को बहाल करना होगा। ये बात करता है पर्यावरण प्रदूषण भुगतान सिद्धांत। इस पर केस है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। इस पर जो केस है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ AIR 1966। इस सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को पर्यावरण कानून का आधार माना था इस केस के अंतर्गत। और ये जो इससे जो धारा संबंधित है, इससे धारा संबंधित है 15। इस अधिनियम के उल्लंघन पर जुर्माना और सजा का प्रावधान कौन करती है? धारा 15। ये क्लियर हुआ आप सभी को। फिर हम बात करेंगे सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत यानी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। यह सिद्धांत कहता है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, वन आदि सरकार के पास जनता की संपत्ति के रूप में होते हैं। सरकार इनका निजीकरण नहीं कर सकती है और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है। यानी सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, वन आदि सरकार के पास जनता की संपत्ति के रूप में होते हैं। सरकार इनका निजीकरण नहीं कर सकता है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं कि इस सिद्धांत पे कौन सा केस है। तो इस पे केस है MC मेहता बनाम कॉमनवेल्थ होटल 1997। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत को लागू किया था। तो सार्वजनिक ट्रस्ट के सिद्धांत को किसमें लागू किया था? तो MC मेहता बनाम कॉमनवेल्थ होटल्स में लागू किया था। ये आप सभी को याद रखना है। और ये धारा 3 संबंधित है। धारा 3 क्या कहती है? सरकार को आवश्यक उपाय करने और नीति निर्धारण करने की शक्ति, वो भी कौन सी सरकार? केंद्रीय सरकार की बात की गई है। फिर हमारा जो अंतिम और लास्ट सिद्धांत है वो है पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, यानी कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात की जाती है। यह सिद्धांत कहता है कि जो भी खतरा गतिविधि करता है वह उसके कारण हुए नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है, भले ही उसने सावधानी बरती हो, या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी कठोर होता है। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत आप सभी को पता है कि MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम गैस लीकेज मामला से संबंधित है। 1987 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू किया था। और ये जो संबंधित इस जो केस है, जो ये सिद्धांत है, वो अधिनियम की धारा 3 और 15 के अंतर्गत सरकार को दंड और जुर्माना लगाने की बात करता है। तो इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट एक्ट का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो पूरा एक्ट हमारा समाप्त होता है। कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे, नहीं तो एक ही वीडियो में हम ये सारी बातें आपको कवर कर देते। तो ये दूसरा वीडियो आपको, पहला वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी की जो परीक्षा है UGC नेट 25 तारीख को जून में, ये परीक्षा से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट केस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एक्ट हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। और बहुत जल्द, मान के चलिए ये 20 तारीख तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि 5 दिन उधर 4 दिन आपके बचे, वो अपने आप रिवीजन करें। और इस एक्ट की जो भी वीडियो है वो आप 2 से 3 बार कोई काम करते वक्त सुनिए और उसका लाभ उठाइए। और आपको मैं वादा करता हूं कि यहीं से जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको सभी छोटे छोटे एक्टों में जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी आपको मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों, आप सभी से मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद।